एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा हिस्ट्री का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब कि जब हम देखिए हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं। मेनली हम अर्ली मैंस की स्टडी करते हैं, उनकी लिविंग्स कैसी थी, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो उसी के धीरे धीरे बाद एक एज आता है, एक ऐसा दौर आता है जिसमें सिविलाइजेशन डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले या जो भी हम पढ़ते हैं जो ज्यादा प्रमुख है वो हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें दो सिविलाइजेशन आता है, ध्यान से देखिएगा। एक तो हड़प्पा और एक तो मोहनजोदारो। देखिए ये दो सिविलाइजेशन हमको हिस्ट्री में पढ़ना ही पड़ता है यार, क्योंकि एग्जाम्स में भले ही क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आप अगर हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं, चाहे आप 9th 10th क्लास में करिए, 7th 8th क्लास में करिए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करिए, थोड़ा सा अर्ली मैंस की स्टडी के बाद आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का दौर मिलेगा ही मिलेगा और आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी आ चुका है और आगे एग्जाम्स में भी आ सकता है। कैसे आया था और कैसे आ सकता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिविलाइजेशन वर्ड का एक्चुअल में क्या मतलब होता है। यार पहले के जो अर्ली मैंस थे जब ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे, ज्यादा उनके पास ब्रेन उनका डेवलप नहीं, तो ज्यादा माइंड नहीं आया था, तो वो एक तरह से नोमैडिक लाइफ जीते थे। कौन सी लाइफ जीते थे? नोमैडिक। और उनको नोमैड्स भी कहा जाता था। मतलब वो खाने की तलाश में, रहने की तलाश में, फूड शेल्टर की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, क्योंकि उनको एक चीज नहीं पता थी, एग्रीकल्चर। अभी तक वो एग्रीकल्चर से, क्रॉप कल्टीवेशन से इंट्रोड्यूस्ड नहीं हुए थे। अभी वो अनाज उगाना नहीं जानते थे। अभी वो क्या करते थे? केवल एनिमल की हंटिंग करते थे। अभी तक मैं बता रहा हूँ सिविलाइजेशन के पहले के एनिमल की हंटिंग करते थे और प्लांट्स जो हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल, ये सब कलेक्ट करते थे। ठीक है, जो आपको नेचुरली प्लांट में मिल जाते हैं वो सब इन लोग कलेक्ट करके खा लेते थे। यही इनको कहा जाता था, हंटर्स एंड गैदरर्स कहा जाता था इसीलिए। लेकिन सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है अगर आपका माइंड थोड़ा डेवलप हो जाए और आप एग्रीकल्चर से इंट्रोड्यूस्ड हो जाए, और एक और चीज, अगर आप डोमेस्टिकेशन से इंट्रोड्यूस्ड हो गए, किससे? पशुपालन। तो आप ये देखो यार, डोमेस्टिकेशन पता चल गया इन लोगों को, एग्रीकल्चर पता चल गया। अब आप ये बताइए, एग्रीकल्चर मतलब खेती करना, खेती करना मतलब क्रॉप को उगाना और फिर खाना। तो ये काम एक ही जगह पे हो सकता है कि घूम घूम के बार बार हो सकता है? तो ये सब तो काम एक ही जगह पे कर सकते हैं ना। तो इनको क्या चाहिए? एक परमानेंट सेटलमेंट चाहिए। अब क्या चाहिए? यहाँ पे देखिए, परमानेंट सेटलमेंट। सिविलाइजेशन का मेन मतलब यही होता है। अगर उस समय के लोग एग्रीकल्चर से इंट्रोड्यूस्ड हो गए हैं और डोमेस्टिकेशन भी जान गए हैं, तो ये सब काम उन्हें एक जगह पे करना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे? परमानेंट सेटलमेंट होगा उनका। क्या होगा? परमानेंट सेटलमेंट होगा और एक सिविलाइजेशन की शुरुआत होगी। अब जैसे जैसे एक परमानेंट सेटलमेंट हो गया, एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे, तो माइंड और डेवलप होने लगा। धीरे धीरे और नए नए इन्वेंशंस होते गए। जैसे रहने जब लगे लोग, तो देखने लगे कि हम घरों में रह सकते हैं, तो हाउस का बनना चालू हो गया। हाउस के बनने के साथ साथ ट्रेड चालू हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट चालू हो गया। ये सब चीज का जो डेवलपमेंट होता है ना, एक दौर आया, उसी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। एक वर्ड याद रखना है बस, सिविलाइजेशन का मतलब होता है परमानेंट सेटलमेंट, मतलब एक जगह पे सेटल्ड हो जाना। अब नोमैडिक लाइफ ना जीना, अब और नोमैड्स ना कहे जाना ही सिविलाइजेशन कहलाता है। तो सिविलाइजेशन में अब क्या हुआ कि जो हमारा एक्सकेवेशन हुआ, अब भाई तो कभी ना कभी ये सब सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, तो र्यून हो गई, बाद में खत्म हो गई। तो उनका क्या किया हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने? एक्सकेवेशंस किया, उनका फिर से उनको ढूंढा, डिस्कवरी किया कि देखो भाई क्या क्या मिलता है और उनके बारे में क्या जानने को मिलता है। तो जो एक्सकेवेशन हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 1921 में।
आर्कियोलॉजिस्ट की टीम किसके अंडर में? दयाराम साहनी, या उनका पूरा नाम है आरबी दया राम साहनी, नाम याद रखना है, दयाराम साहनी। इनके अंडर में एक टीम गई और एक्सकेवेशन उन्होंने किया, उन्होंने खुदाई की किसकी? एक शहर की जिसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा नाम की सिटी का एक्सकेवेशन हुआ। हड़प्पा नाम की सिटी का एक्सकेवेशन हुआ, किसके अंडर हुआ? क्वेश्चन ऐसे पूछता है, कौन किसके अंदर? आरबी दयाराम साहनी के अंदर। कब हुआ था? 1920 ए में। कहां पर हुआ था? वेस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब, ठीक है। वेस्ट पंजाब कौन सी रिवर के किनारे था? रावी नदी किनारे था। ये भी आप नोट करके याद कर सकते। देखिए अब क्या होता है ना कि रावी नदी के किनारे पे ये शहर बसा हुआ था। और क्या था, ये रावी नदी जो है वो एक नदी जो है इंडस रिवर, ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब एक सहायक नदी है। तो जो भी शहर थे हमारे, जो भी सिटी था जिसका एक्सकवेशन किया गया था आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, वो ज्यादातर नदियों के किनारे बसे हुए थे। और वो नदी जो थी या तो इंडस नदी थी या इसकी कोई ट्रिब्यूटरी थी। तो इसीलिए इनके ये सब सिटीज को क्या कहा गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस को हिंदी में सिंधु है, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। तो अब हड़प्पा नाम की सिटी का एक्सकेवेशन किसके अंडर हुआ था? आरबी दयाराम साहनी। जो कि पहली सिटी एक्सकेवेट की गई थी वो हड़प्पा नाम की थी, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हम बाद में क्या कहने लगे? हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये तो इसकी खोज हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा 1922 और 1923 में, लगभग वही साल में, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम अंडर किसके? राखल दास बनर्जी। नाम याद रखना है, नाम से क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, आगे भी आ सकता है। राखल दास बनर्जी के अंडर एक और सिटी को एक्सकेवेट किया गया, एक और सिटी को अनहर्थ किया गया, उसका नाम था मोहेंजो दारो, ठीक है। मोहेंजो-दारो नाम की सिटी राखल दास बनर्जी के अंडर क्या की गई थी? एक्सकेवेट की गई थी। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किसके अंडर मोहेंजो-दारो नाम की सिटी, जो कि कहाँ थी? सिंध में। सिंध में कौन से डिस्ट्रिक्ट में थी? मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ, लड़काना डिस्ट्रिक्ट, लड़काना डिस्ट्रिक्ट। अब की ये पाकिस्तान में है, पूरा चीज ये पाकिस्तान में। ये जो यार पंजाब का एरिया था ना, ये नॉर्थ ऊपर होता है ना, इधर वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया था ना, इसी के आसपास का ये सब चीजें हैं। तो लड़काना डिस्ट्रिक्ट जो सिंध में मौजूद है और अब पाकिस्तान में, वहां पर एक सिटी को एक्सकेवेट किया गया था जिसका नाम था मोहेंजो-दारो। किसके अंडर किया गया था? राखल दास बनर्जी के। तो ऐसे नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम मेनली इन दोनों की एक साथ बात करेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन की और मोहेंजो-दारो सिविलाइजेशन की एक साथ बात करेंगे कि कैसे इनका फीचर्स कैसा था, क्या क्या चीजें जानकारी में जब खुदाई की गई, एक्सकेवेशंस किया गया, इन सिटी के रूइंस को अनहर्थ किया गया, तो क्या क्या चीजें हमें मिली, वो सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि और भी इसके बाद और भी एक्सकेवेशंस किए गए, और भी साइट्स की खोज की गई। जैसे मैं बता दूं आपको, आपका जैसे रूपर पंजाब में, और आपका बनवाली ये कहाँ था? हरियाणा में। और जैसे आपका कालीबंगन सिविलाइजेशन भी एक था, ये क्या था? नॉर्दर्न राजस्थान, नॉर्दर्न राजस्थान। सिंध में, सिंध जो मैं आपको बताऊं, एक और सिविलाइजेशन था, इसका नाम था चाहुदारो, मोहेंजो-दारो वैसे चाहुदारो, एक और से, ये कुछ और सिविलाइजेशन थी जो उस टाइम पर प्रमुख थी। और एक और लोथल कहाँ पे? गुजरात में। ध्यान रखना है, ऐसे साइट्स का नाम पूछ के
आपको स्टेट का नाम पूछ सकता है कि ये सिविलाइजेशन कहाँ से बिलोंग करती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में हमारा। इस वीडियो में हम मेनली दो की चर्चा करेंगे, एक हड़प्पन सिविलाइजेशन और एक मोहनजोदाड़ो। इन दोनों की हम साथ में चर्चा करेंगे कि इन दोनों का क्या रिमार्केबल फीचर्स थे, कैसे इनका क्या क्या चीज था। तो सबसे पहले जैसे हम फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इन दोनों सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कह सकते हैं। इसका जो फीचर मेन जो था ना वो अर्बन था, ये शहर के तरह थे, मतलब कि सिविलाइजेशन ये वाला एकदम शहरी था, अर्बन था, प्राइमरीली अर्बन था, मतलब कि एकदम शहर की तरह जैसे आज हमको मॉडर्न सिटीज देखने को मिलती है, उस समय पर भी उस टाइप का फीचर सिविलाइजेशन में अवेलेबल था। तो हम मतलब कैसे कह सकते हैं, देखिए फीचर्स को ध्यान से सुनिए, ठीक है। टाउन प्लानिंग था हमारा, कैसा था फीचर्स, टाउन प्लानिंग हुई थी एक टाउन की तरह। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो कैसे बेस्ड था, टाउन प्लानिंग पे बेस्ड था, ठीक है। अर्बन था, अर्बन इन नेचर था, शहर की तरह था। और मैं आपको एक फिजिकल फीचर दूं, उसमें स्ट्रीट्स थी, सड़कें थी जो कि पूरी सिटी को रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड की गई थी कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे एक सिविलाइजेशन का वो बनाऊं तो आपको ये दिख रहा है ना, ये सड़क, ये स्ट्रीट्स, इस तरह का फीचर्स उस समय देखने को हमको मिला था। क्या बात है, क्या सिविलाइजेशन रहा होगा। और एक रिमार्केबल फीचर स्ट्रीट्स के अलावा मैं आपको बता दूं, ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल था। ड्रेनेज सिस्टम मतलब नाली वाला नालिका पद्धति अवेलेबल थी। कैसा मतलब था कि जो हमारा कचरा वगैरह होगा वो सब नाली में जाएगा, मतलब स्ट्रीट जो थी एकदम ड्रेन्स, नाला था, हर स्ट्रीट पे हर सड़क के किनारे नाली गई थी, जिससे शहर इनका क्या रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। और हाउस के अंदर घर बने हुए थे, ये सब यहाँ पे ऐसे क्या हुआ था, बिल्डिंग्स बनी हुई थी भाई, घर की नहीं बिल्डिंग्स आप कह सकते हैं, ड्वेलिंग हाउसेस, मतलब कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, ये इनका आर्किटेक्चर था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी थी, इसीलिए इसको अर्बन कहा जाता है। तो घर के बाहर, हाउस के बाहर भी एक नाली जाती थी जो मेन ड्रेन होती थी, और हाउस के अंदर भी एक नाली होती थी जो कि हाउस ड्रेन कहा जाता था। वो दोनों आपस में कनेक्टेड थी, मतलब कि अगर घर का कचरा होगा तो वो घर की नाली से होता हुआ बाहर की नाली से कनेक्ट रहता था, चला जाता था। और बाहर की जो मेन ड्रेन होती थी सड़क वाली, उसमें मैनहोल भी था, मतलब कि समय समय पर आदमी कोई वहां पर जाएगा, मैनहोल इसलिए दिया जाता है कि आदमी जाए और साफ सफाई करके आए। मतलब इससे पता चलता है कि उस समय के लोग साफ सफाई का भी बड़ा ध्यान रखते थे, सैनिटेशन और हेल्थ का भी बड़ा ध्यान रखते थे, यह भी पता चलता है। ये तो ड्रेनेज सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदाड़ो वाला जो सिटी था, मोहनजोदाड़ो वाला, उसमें एक ग्रेट बाथ पाया गया था, ग्रेट बाथ पाया गया था, मतलब कि एक बड़ा सा पब्लिक बाथ था जहाँ पे सारे लोग मिलके, मान लो कोई रिलीजियस अवसर है, कोई ओकेशन है, तो उसमें एक साथ बाथ करते थे, नहाते थे। एक बहुत ही बड़ा बाथ था जो लगभग 12 मीटर की लेंथ थी, 7 मीटर वाइड था वो बाथ, और 2.5 मीटर डीप था। क्या बात रहा होगा, मतलब एक तरह से आप स्विमिंग पूल देखते हैं ना, उस टाइप का। और इतना शानदार बना था कि अब वो होने के बाद, र्यून होने के बाद, नष्ट होने के बाद भी ये इसका फीचर्स अभी भी, मतलब इसके कई ईंट जुड़ी हुई थी, एक तरह से ये अच्छा सा डेवलप खड़ा हुआ था। मतलब कितने सालों के बाद भी तो क्या आर्किटेक्चर रहा होगा उस समय पे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा हड़प्पा में हमें ग्रेट ग्रैंडरी मिला था, कह सकते हैं आप, मतलब कि बड़ा सा भंडार गृह, जहां पे जिसका यूज किस लिए किया जाता था, ढेर सारे अनाज जो एग्रीकल्चर से उगा रहे हैं वो हम कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे ना। तो इतना बड़ा था स्टोर रूम इनका, ग्रेनरी, जहाँ पे अनाज रखते थे
कि उसकी भी बात कुछ अलग ही थी। तो ये सब रिमार्केबल फीचर्स हैं, आपको जानना चाहिए कि क्या क्या हमको एक्सकेवेशंस के दौरान क्या क्या हमको पता चला कि क्या क्या उस सिविलाइजेशन में उस समय पर हुआ करता था। देखिए अगर आप सिविलाइजेशन समझ चुके हैं, ठीक है, तो आपको ये भी मैं एक बात बता दूं कि सिविलाइजेशन का मतलब परमानेंट सेटलमेंट, मतलब कि आप एग्रीकल्चर करेंगे और आप क्या करेंगे और भी आप डेवलप होंगे धीरे धीरे। मैं एक बात कर सकता हूँ सिविलाइजेशन की, तो आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए रिवर के किनारे ही ये सब सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि पानी की से हमको वाटर की भी नीड पूरी हो जाएगी, जो कि हमारी एक बेसिक एसेंशियल नीड है। इसके अलावा वाटर के पास की जो सॉइल होती है ना यार, वो फर्टाइल होती है, तो इससे हमको एग्रीकल्चर में भी, इसीलिए ज्यादातर सिविलाइजेशन नदियों के किनारे ही बसाए जाते थे। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यही है। तो हड़प्पा में ग्रेट ग्रैंडरी पाया गया था, और मैं जैसे ये तो रिमार्केबल फीचर्स हो गया कि ये सब बड़ी बड़ी चीजें वहां पे पाई गई, तो उसमें कितना अन्न का भंडार रहता होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं ग्रेट ग्रैंडरी से। इन दोनों का अपना एक सिटाडेल था, सिटाडेल कह सकते किला, इन दोनों का अपना एक किला था, मतलब कि जैसे प्रोटेक्शन के लिए और दुश्मनों के अटैक के लिए और भी नेचर से फ्लड वगैरह के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीजों के लिए इन लोगों के पास किला भी था। और मैंने ड्रेनेज सिस्टम बताया था, नाली क्या बताया था मैंने कि जो घर की नाली होती है वो बाहर की मेन ड्रेन से इंटरकनेक्टेड होती है, कनेक्ट होती है। और मैं आपको बताऊं कि घर जो थे, देखिए कितना मतलब कि उस समय उनके पास दिमाग भी था कि इन लोग घर जो थे वो थोड़ा सा ऊपर बनाए थे, थोड़ा सा हाइट पे बनाए थे, जिससे अगर पानी वगैरह भर जाए या पानी या फ्लड आ जाए, बाढ़ वगैरह आ जाए, तो उससे उनके घर बच सके। तो क्या दिमाग था उन लोगों के पास, क्या आर्किटेक्चरल उनका आर्किटेक्चर स्किल्स थी, ये भी हमें पता चलता है। आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड में अगर बात करते हैं हम, आर्ट एंड क्राफ्ट, देखिए ये जो है ना लगभग एज हमारा रहा होगा चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक का एज जो होता था वो मेटल एज भी कहा जाता था, मतलब मेटल की खोज हो चुकी थी, अब ज्यादातर चीजें मेटल्स की बन रही थी, तो उस समय पे ये हमारा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा था। तो सबसे रिमार्केबल आर्ट एंड क्राफ्ट इनका फीचर है ब्रॉन्ज फिगर। ब्रॉन्ज फिगर जो था किसका, डांसिंग गर्ल का, डांसिंग गर्ल का एक ब्रॉन्ज फिगर था, ब्रॉन्ज का बना हुआ, कांस का बना हुआ डांसिंग गर्ल का फिगर था, कुछ ऐसे करके शेप में था। ये इनका बहुत ही रिमार्केबल फीचर है आर्ट एंड क्राफ्ट का। इससे पता चलता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट में वो कितने एक्सेलेंट, उनको एक्सेलेंस कितनी थी, कितने एक्सपर्ट थे एक तरह से हम कह सकते हैं। और जो फिगर था मैं आपको बता दूं, एक नोबल मैन का था। नोबल मैन मतलब एक प्राइज्ड, एक साधु टाइप का आदमी आप कह सकते हैं, एक जैसे जो उपदेश वगैरह देता है, शॉल ओढ़े, एक फीचर, एक पत्थर स्टोन की मूर्ति थी, ये स्टोन की स्टैचू थी, ये भी पाई गई थी शॉल ओढ़े। और एक मेल टॉर्सो पाया गया था। मेल टॉर्सो का मतलब होता है धड़, मतलब कि एक ऐसा पत्थर का मूर्ति पाया गया था जिसका सर नहीं था, दोनों हाथ नहीं थे, यहाँ पर होल बना हुआ था नेक के पास, दोनों हाथ में होल, और यहाँ तक का उसका धड़ था। एक मेल टॉर्सो भी पाया गया था। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो में एक चीज पाई गई थी, टेराकोटा की बनी हुई। देखिए टेराकोटा जो होता है वो एक रेडिश ब्राउन क्ले होता है, आग में पका के क्ले होता है ये, इससे भी ये लोग फिगर बनाते थे। इसका पाया गया था मदर गॉडेस, मदर गॉडेस, हाँ मदर गॉडेस थी। तो इससे हमको ये भी पता चलता है कि इस फिगर से कि इन लोग पूजा वगैरह भी करते थे। किसकी पूजा करते थे, मदर गॉडेस की, मतलब कोई देवी माँ थी, उनको मान के ये लोग देवी की पूजा करते थे। इससे हमको ये पता चलता है। इसके अलावा देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट में, इसके अलावा देखिए एक चीज सिविलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो 2-3 काम करती है, अब मैं आपको बताता हूँ। सील्स, सील्स लगभग 2000 सील्स पाई गई थी डिफरेंट काइंड की। अब आप समझिए
इसका मतलब ये होता है, देखिए सील जो होता है ना, किसी भी सिविलाइजेशन की सील हमको बताता है कि उस सिविलाइजेशन का फिजिकल फीचर्स क्या रहा होगा, उस सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो कैसा ड्रेस पहनते रहे होंगे, कैसा ऑर्नामेंट्स पहनते, और उनका रिलीजियस बिलीफ क्या होगा, मतलब कि वो किसकी पूजा करते होंगे, किसको मानते होंगे। तो उनकी जो सील्स मिली थी ना यार, उसमें इन लोग में इतनी मतलब कि कला थी कि आर्ट ऑफ कार्विंग आपने सुना होगा, तराशने की कला, मतलब कि ये लोग क्या करते थे, सील में एनिमल का फिगर हो गया, ह्यूमन हो गया, बर्ड्स वगैरह हो गया, ये सब जो होता है वो इसको तराशते थे, इंग्रेव करते थे, उसी में सील में बना देते थे। बहुत सारे एनिमल्स का फिगर हमें सील में मिलता है। अगर हम एक मेल का फिगर देखें तो हमें एक पशुपति सील बहुत फेमस थी इनके टाइम की, पशुपति सील। इसमें 3 फेस डायटी, मतलब कि एक भगवान है, उनके 3 फेस हैं, ऐसा सील में बना हुआ है। तो हमको ये पता चलता है कि मदर गॉडेस के साथ साथ मेल डायटी भी थी, किसकी ये लोग पूजा करते थे, पशुपति। जैसा कि हमने बताया कि सील हमें किसी भी सिविलाइजेशन का फिजिकल फीचर्स बताती है, ड्रेस वगैरह बता सकती है, ऑर्नामेंट्स बता सकती है, इसके अलावा रिलीजियस बिलीफ बताता है कि ये लोग किसकी पूजा करते थे, किसको मानते थे। तो एक तो मदर गॉडेस, हमको उनका फिगर जो है टेराकोटा का बना हुआ, वो फिगर मदर गॉडेस का, उससे हमको क्या पता चलता है कि ये लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे, और सील से क्या पता था, ये लोग पशुपति सील की पूजा करते थे। ये तो आर्ट। और इनके पास कौन कौन सी कला थी यार, और इनके पास पेंटिंग की कला थी, पॉटरी की कला थी, मतलब ये पॉट बनाते थे। अब देखो अनाज जो है वो इनके पास भंडार गृह तो है, ये ग्रेट ग्रैनरी तो थी, उसमें तो स्टोर करते थे, लेकिन जो कम अनाज है, मतलब ले जाने आने के लिए, ट्रेड वगैरह करने के लिए अनाज का, फूड प्रोडक्ट का, इनको पॉट की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो पॉटरी में भी इनकी अलग से कला थी, और प्लस ये लोग क्या करते थे, पॉट में पेंटिंग्स वगैरह भी बनाते थे। अब सोचिए, मतलब हम कह सकते हैं कि पेंटिंग की भी कला इनके अंदर थी। दे हैव एक्सेलेंस इन पेंटिंग ऑल्सो, मतलब इसमें भी वो माहिर थे। तो ये भी हो गया, और प्लस गोल्ड वगैरह, जो ऑर्नामेंट्स बनाना, ये सब इनकी कुछ खास बात थी। ट्रेड जो है इनका, ट्रेड जो था, ट्रेड भी करते थे। सिविलाइजेशन का मतलब, सिविलाइजेशन चलेगा कैसे, जो इतना अर्बन फीचर्स हैं, जो इतना स्टोर रूम्स हैं, ग्रेट ग्रैंडरी, ग्रेट बात, ये सब चलेगा कैसे भाई, पैसा होगा, जब लेन देन होगा, ट्रेड होगा तभी ना। तो ये लोग ट्रेड करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट बात है, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आ सकता है, साथ साथ आपको नॉलेज भी बहुत होगी। जब ये सिविलाइजेशन इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हो रही थी, तो एक और सिविलाइजेशन वहां पर, लगभग जो आज का इराक है और ईरान है थोड़ा पार्ट, यहाँ पर भी एक सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, जिसका नाम था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ध्यान रखना है, हमारे बुक में बहुत बार इसका जिक्र रहता है, हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो, मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मेसोपोटामिया का मतलब होता है 2 नदी के बीच की जगह, द रीजन बिटवीन 2 रिवर्स इज नोन एज मेसोपोटामिया। अब ये 2 नदी थी, जो 2 नदी थी यहाँ पर, वो थी टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर बेसिन। टिग्रिस, यूफ्रेट, ये क्वेश्चन आ सकता है, किस रिवर बेसिन के पे बसा था हमारा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन? तो टिग्रिस, यूफ्रेट, आज कहाँ पे, इराक और ईरान, इराक एंड सम पार्ट्स ऑफ ईरान। तो इस रिवर, ये रिवर का नाम जरूर याद रखना है, ठीक है। ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी। अब देखो, यहाँ पे थोड़ी बात करेंगे। मेसोपोटामिया के नीचे जाओगे ना तो सुमेर मिलेगा। सुमेर एक जगह मिलेगी जहाँ पे रहने वाले लोगों को कहा जाता था सुमेरियंस। क्या कहा जाता था? सुमेरियंस। इनका भी ट्रेड जो था हड़प्पा के साथ होता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन के साथ होता था। कैसे हमको पता चला? क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत सारी सील्स यहाँ पर पाई गई थी, और यहाँ की सील्स आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाई गई थी। इसका मतलब हमें ये पता चला कि सुमेर से इनका क्या था, ट्रेड रिलेशन था। कौन सा रिलेशन था? ट्रेड, मतलब व्यापार, लेन देन। और उसमें जो ट्रेड होता था ना, वो बार्टर सिस्टम पे था। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसमें मैं बता देता हूँ। ट्रेड हमारा बार्टर सिस्टम, मतलब कि
आप अपनी जगह की एक चीज दीजिए, यहाँ की एक चीज लीजिए। अदला बदली वाला जो सिस्टम होता है वो आपका बार्टर सिस्टम कहलाता है, तो उसी पे बेस्ड था। अब ये सुमेर से ना, देखिए मैं आपको जो जो अभी नाम दूंगा ना, मेसोपोटामिया के थोड़ा सा नीचे गए सुमेर पड़ा, सुमेर से आप थोड़ा फ्यू किलोमीटर जाएंगे तो आपको एक जगह मिलेगी बेबीलोनिया, वो यहाँ पर थी। बेबीलोनिया से आप थोड़ी दूर नॉर्थ की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे तो आपको एक माउंटेनियस एरिया मिलेगा। मैं आपको बता दूं, माउंटेनियस मतलब पहाड़ों का एरिया, जिसका नाम था एसीरिया। एसीरिया, यहाँ के लोगों को यहाँ रहने वाले लोगों को कहा जाता था एसीरियंस। एसीरियन, इनके साथ भी मतलब कि ट्रेड रिलेशन था इनका, और क्या था कि इनसे कंपैरिजन भी होता था। तो ये तो हमारा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो कि यहाँ इराक और ईरान के पास डेवलप हो रही थी, और उधर सिविलाइजेशन कौन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी। दोनों में आपस में ट्रेड रिलेशन भी मौजूद था। तो मेन ये याद रखना है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कौन सी नदी पे था, टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर बेसिन पर था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये था कुछ रिमार्केबल फीचर्स वगैरह, आर्ट एंड क्राफ्ट हमने देखा, और हमने मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में जाना। इससे इस टॉपिक से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।